नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच अब जीके का पार्ट 15 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 15 का जो पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया? देखिए, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये बनवाया गया था नरसिम्हदेव प्रथम के द्वारा। देखिए, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये भारत के उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है। और इस मंदिर को भारत के ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में ब्लैक पैगोडा सूर्य मंदिर को कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, बाबर का पुत्र कौन था? देखिए, अगर मैं बात करता हूँ बाबर के पुत्र की, बाबर का जो पुत्र था इनका नाम था हुमायूं। हुमायूं बाबर के पुत्र थे। देखिए, हुमायूं इनके पुत्र थे। हुमायूं का पुत्र अकबर था। अकबर का पुत्र जहांगीर था। तो आगे से आगे आपने याद रखना है, सबसे पहले जो है वो बाबर आए थे। बाबर ने जो है मुगल वंश की नींव रखी थी भारत में। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था। कल ही मैंने बाबर के बारे में आपको बहुत कुछ बता दिया है। बाबर के मैंने सारे के सारे युद्ध आपको बता दिए थे। अगर मैं बात करता हूँ बाबर की जो आत्मकथा था उसका नाम था बाबरनामा, और इसको तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा बाबर की आत्मकथा थी और इसको बाबर के द्वारा खुद लिखा गया था। इसके अलावा हुमायूं की आत्मकथा का नाम था हुमायूं नामा, जो कि गुलवदन बेगम के द्वारा लिखी गई थी। और अकबर की आत्मकथा का नाम था अकबरनामा, जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ से इतने ही क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जहांगीर का जो बचपन का नाम था वो था सलीम। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस वर्ष हुआ? देखिए, अगर मैं बात करता हूँ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1845 और 46 में। देखिए, पहला आंग्ल सिख युद्ध तो हुआ था 1845, आंग्ल सिख बोलेंगे दोस्तों। दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था ये हुआ था 1848 49 में। और इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे 1848-49 में हुआ था लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। अगर मैं बात करता हूँ लॉर्ड डलहौजी की, इनके बारे में कल भी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पीडब्ल्यूडी लाया था। पीडब्ल्यूडी की स्थापना की थी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना की थी। प्लस जो है पहली रेल जो चली थी वो भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम चली थी। मुंबई से ठाणे ये चली थी। कब चली थी? 1853 में। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति भी किसके द्वारा लाई गई थी? ये भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही लाई गई। आंग्ल मैसूर युद्ध में निकल गया था मुझसे, जैसे यहाँ पे आंग्ल सिख युद्ध की मैं बात कर रहा था और मेरे से यहाँ पे आंग्ल मैसूर निकल गया था, तो मैं आंग्ल मैसूर की भी बात कर लेता हूँ। आंग्ल मैसूर युद्ध, वो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध थे। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1700। दूसरा जो हुआ था ये हुआ था 1780 से 1784। तीसरा जो हुआ था 90 से 92, 1790 से 92। और चौथा जो आंग्ल मैसूर हुआ था ये हुआ था 1799 में। तो ये भी आपने याद रखने, चारों के चारों आंग्ल मैसूर युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिए जाते हैं। इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पे विस्तार से डिस्कस नहीं करूँगा आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम फिर से एक हुई? मतलब कि कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो एक हो गई थी? तो ये था लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में जो हुआ था ये 1916 में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की, ये की थी अंबिका चरण मंजूमदार। किसने की थी? अंबिका चरण मंजूमदार ने इसकी स्थापना की, अध्यक्षता की थी। और अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन में लाहौर अधिवेशन भी दिया है। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता, लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था कांग्रेस का। इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। देखिए, कराची में 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर रास बिहारी घोष। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएनसी मैंने बार बार बोला है कि आईएनसी से क्वेश्चन आएगा, डन आएगा, 101% आएगा, इसलिए आईएनसी अच्छे से पढ़ के जाना है। कोलाटम किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कोलाटम की, कोलाटम जो है ये स्पेसिफिक रूप से ये 2 राज्यों में होता है, तमिलनाडु में भी होता है और आंध्र प्रदेश में, लेकिन स्पेसिफिक रूप से ये ज़्यादातर जो तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु के अलावा यहाँ पे आंध्र प्रदेश में भी होता है, लेकिन अगर मैं कोलाटम की बात करता हूँ तमिलनाडु में इसको हम ज़्यादातर मानेंगे। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस से बहुत फेमस है, जो पेपर में पूछा जाता है, उसका नाम है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी होता है, ये आंध्र प्रदेश में होता है, ये भी आपने याद रखना है, पूछा जाएगा पेपर में। इसके अलावा जैसे कथकली और मोहिनीअट्टम, ये भी 2 शास्त्रीय नृत्य कहाँ पे होता है? केरल में। कहाँ पे होता है? केरल। कर्नाटक में क्या होता है? कर्नाटक में एक बहुत
इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है कर्नाटक का, जिसका नाम है यक्षगान। यक्षगान कहाँ पे होता है दोस्तों? कर्नाटक। असम का बिहू बहुत इंपॉर्टेंट है। असम का जो बिहू है वो बहुत पूछा जाता है। और जम्मू कश्मीर का रहू, रहू भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जम्मू कश्मीर में होता है रहू डांस, नाटी हिमाचल प्रदेश में होती है। तो ये सारे के सारे डांस बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों के दोनों केरल में, लेकिन एक है कथकली और एक है कथक। कथक जो होता है वो कहाँ पे होता है? यूपी में। तो ये भी आपने याद रखना है, कथकली और कथक दोनों में आपने जो है डिफरेंस पता करना है। कथकली आ रहा है पीछे तो केरल है, कथक आ रहा है तो यूपी है। अब मैंने आज आपके बीच इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन लाए हैं, और ज़्यादातर मैंने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन इसलिए लाए क्योंकि इकोनॉमिक्स हम बहुत कम करते हैं, और इकोनॉमिक्स आता ज़रूर है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन आता है। इसलिए हम नहीं चाहेंगे यहाँ से कि एक भी क्वेश्चन हमारा छूटे। हु इज़ द नोन एज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया? भारत में श्वेत क्रांति के पिता के नाम के रूप में किसको जाना जाता है? तो श्वेत क्रांति की अगर मैं बात करता हूँ तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है, ये वाइट रेवोल्यूशन हम इसको कहेंगे। इसका जो संबंध है वो मिल्क से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उस चीज़ से है। देखिए ऑपरेशन फ्लड भी इसी से संबंधित है, श्वेत क्रांति से। ये भी आपने याद रखना है, ऑपरेशन फ्लड भी मिल्क से जुड़ा हुआ है। और ऑपरेशन फ्लड जो भारत में आया था ये 1970 के आसपास आया था। अगर मैं बात करता हूँ श्वेत क्रांति की, तो श्वेत क्रांति के पिता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है ये श्वेत क्रांति के पिता है, ये भी आपने याद रखना है। उसी प्रकार एम.एस. स्वामीनाथन का नाम आपने सुना होगा। इसी साल इनको जो है नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न भी सॉरी मिला है। भारत रत्न मिला है इनको, लाल कृष्ण अडवाणी को मिला है, इनको मिला है, बहुत सारे लोगों को मिला है, चौधरी। तो अगर मैं बात करता हूँ एम.एस. स्वामीनाथन की, इनको कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन का पिता, हरित क्रांति का पिता। भारत में किसको कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। इसके बारे में डिटेल से बात कर चुका हूँ। भारत में जो है 1965 से 68 के बीच में चला था हरित क्रांति, ये भी आपने याद रखना है। उसी प्रकार गोल्डन रेवोल्यूशन, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन जो है हनी से संबंधित है, शहद से संबंधित है। ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो मछलियों से संबंधित है। और ब्लैक रेवोल्यूशन जो है ये पेट्रोलियम से संबंधित है। अब रेवोल्यूशन जो है इसका मतलब ये था कि जैसे ऑपरेशन फ्लड था तो मिल्क आदि जो प्रोडक्ट थे उनको बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड चला था, और वाइट रेवोल्यूशन चला था, ये भी मिल्क आदि को बढ़ाने के लिए चला था। तो ये बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, हु एस्टिमेटेड्स द नेशनल इनकम इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? ये क्वेश्चन पीजीटी के पेपर में आया था। तो अगर मैं बात करता हूँ राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, या हम इसको बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, CSO जो है वो भारत में जो है नेशनल इनकम का क्या लगाता है? एस्टीमेट पता लगाता है, इसका अनुमान लगाता है। देखिए इंडिया में जो है पहली बार नेशनल इनकम का जो एस्टीमेट लगाया था ये दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ये क्वेश्चन भी आया था, राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने 1876 में भारत में लगाया था। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कौन लगाता है वर्तमान में? तो ये लगाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और यहाँ पे एक चीज़ दी है, जब भी मैं ऑप्शन देखता हूँ तो मेरे को ऑप्शन से क्वेश्चन दिखते ही दिखता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक और भारत का केंद्रीय बैंक है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ आरबीआई की, तो आरबीआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1935 में, इसके तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आरबीआई बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ये 1949 और 1969 को हुआ था। ये दोनों ही बातें आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार यहाँ पे दिया है एनएसएसओ की बात करता हूँ मैं, पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एनएसएसओ की मैं बात करता हूँ तो इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो संभालती है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई? अगर मैं बात करता हूँ प्रधानमंत्री जनधन योजना की, तो ये शुरू हुई थी 28 अगस्त 2014। अब क्या थी जनधन योजना? जनधन योजना जो है ये थी, इसके तहत जो जितने भी देश में लोग हैं उनके जो है बैंकों में खाते होने चाहिए। मतलब कि क्या बोला इस योजना के तहत कि जनधन योजना के तहत जो है वो सभी लोगों के जो है बैंकों में खाते होने चाहिए। इससे क्या होगा, जो लोग घर में पैसे रखते थे, मान लो कि किसी के पास 1000 रुपये वो घर में रख रहे, घर में तो उसके 1 साल बाद भी 1000 के 1000 ही होने हैं। अगर वो बैंकों में जाएंगे
तो बैंकों से आपको तुरंत मिल जाएगा जब निकालना होगा। और बैंकों में पैसे जाने से जो है वो क्या है, पैसा भी सेव रहेगा और उनका कहीं बैंक जो है यूज भी कर सकते हैं। तो जनधन योजना का जो है ये फ़ायदे थे और इसीलिए बैंक में जो है इस योजना जो है ये योजना लाई गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। देखिए 28 अगस्त 2014 को एक तो जनधन योजना है, दूसरी एक और योजना है जिसका नाम है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन योजना भी आई थी 28 अगस्त 2014। उसी प्रकार 28 सितंबर 2014 को भी आई। 28 सितंबर 2014 को एक योजना आती है जिसका नाम है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जिसका लोगो शेर है और ये जो आई थी ये आई थी 28 सितंबर 2014। उसी प्रकार 2 अक्टूबर 2014 को भी एक योजना आई। देखिए सितंबर को आई, फिर सितंबर के बाद 2 अक्टूबर में फिर एक योजना आई जिसका नाम था स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन योजना भी 2014 में आई थी, 2 अक्टूबर को आई थी। फिर आई थी 2015 में कुछ और इम्पोर्टेंट योजनाएं, जैसे 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015 को एक योजना है जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 22 जनवरी 2015 को एक योजना है जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर आई थी 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। फिर उसके बाद आई थी 2 जुलाई 2015 को ही डिजिटल इंडिया मिशन। और 7 जुलाई 2016 को एक योजना और आई थी जिसका नाम था नमामि गंगे योजना, जो कि गंगा नदी की सफाई के लिए ये योजना आई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना थी। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। मैं पक्का बोलता हूँ कि यहाँ से इस जो मैं आज आपको करवा रहा हूँ ना, यहाँ से भाई 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। हो सकता है 3 क्वेश्चन भी बन जाए, लेकिन 1 या 2 क्वेश्चन तो 101% आने वाला है। तो आपको जो है अच्छे से पढ़ना है। और जिसको भी साइकोलॉजी के नोट्स लेने हैं अभी भी आप इनको पढ़ सकते हैं। परसों से ये मामला जो है ये साइकोलॉजी के नोट्स का बंद हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन इनको पढ़ने में आपको लग जाएंगे। तो अगर 2 दिन में अगर कोई अभी भी नोट्स लेना चाहता है तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि मेरा एक चैनल है इंस्टाग्राम पे यूथ अध्ययन के ही नाम से, उस पर भी मैं बहुत सारी चीज़ें डालने वाला हूँ। तो यूथ अध्ययन के चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉलो ही होता है शायद इंस्टाग्राम में। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस राज्य की लिंग अनुपात राष्ट्रीय आय से अधिक रहा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि किस राज्य का जो लिंग अनुपात है वो नेशनल इनकम से वहाँ पे अधिक रहा था। तो ये रहा था जी हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करता हूँ तो हिमाचल प्रदेश का जो सेक्स रेशो था 2011 के अनुसार ये था 972। कितना था भैया? 972। हिमाचल से हम आते हैं तो हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि 2011 के अनुसार हिमाचल का जो सेक्स रेशो था ये था 972। हिमाचल का तो 972 था भैया। लेकिन और भी यहाँ पे ऑप्शन में राज्य दिए, जैसे पंजाब का कितना था। पंजाब का बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब का जो था ये था 895। गुजरात का जो था 919 जितना मुझे याद है। और यूपी का जो था वो था यूपी का 912। यूपी का था भैया 912। तो ये आपने पूछा जा सकता है अगर पेपर बहुत अच्छे लेवल का है, जैसे कल सीटेट आया था बहुत अच्छे लेवल का आया था, तो उसमें ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती है। और धीरे धीरे जब कमीशन का पेपर आएगा तो मैं आपको बहुत टफ क्वेश्चन पेपर जब एनालाइज करवाऊंगा, टॉपिक करवाऊंगा तो बहुत टफ करवाऊंगा। उसमें आपको लगेगा कि जी कि हम बहुत घुस के कर रहे हैं। अभी हम टेट की तैयारी कर रहे हैं तो टेट की तैयारी में हमें वही चीज़ करना है, खाना भी उतना खाना चाहिए जितना पेट में पच सकता है। तो अभी उतना ही पढ़ना है जितना टेट में आ सकता है। अगर मैं बात करता हूँ ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा किस राज्य का सेक्स रेशो रहा था, लिंग अनुपात रहा था, तो ये रहा था केरला का। केरला का तो भैया कितना रहा था? 1084 रहा था। पुडुचेरी की दूसरे नंबर पे रहा था। पुडुचेरी का सेक्स रेशो 1037 था। तीसरे नंबर पे तमिलनाडु था, तमिलनाडु का था 996। अगर मैं टोटल इंडिया के सेक्स रेशो की बात करता हूँ तो इंडिया का जो लिंग अनुपात था 2011 के अनुसार वो था 943। कई बार जो है वो इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशो भी पूछ लिया जाता है, जो कि मुझे आज भी याद है 919। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं संबंधित क्षेत्र की वार्षिक औसत समृद्धि दर क्या है। तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना आई थी, पहले तो पता होना चाहिए कि कब से कब तक ये आई थी। 11th 5 ईयर प्लान तो यह आया था 2007 से 2012। फिर 2012 से 2017 के तक आया था 12th 5 ईयर प्लान, और ये लास्ट 5 ईयर प्लान था। इसके बाद जो है योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया था, तो वो 5 ईयर प्लान भी बंद हो गए थे दोस्तों। तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी ना, उसमें जो ग्रोथ रेट थी एग्रीकल्चर की वो थी 4.4% थी वैसे, लेकिन एग्जैक्ट अगर बात करते तो ये थी 4.1%। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। योजना आयोग को किसमें तब्दील किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट आसान क्वेश्चन, बहुत बार आपके बीच डिस्कस कर चुका हूँ। योजना आयोग को भैया नीति आयोग में बदला गया था।
अब नीति आयोग में बदला गया। अब एक बार क्वेश्चन में आया, क्या नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं है जी, ये जो है एक संवैधानिक बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक थिंक टैंक है, सरकार की एक पॉलिसी मेकर है ये। कौन? नीति आयोग। देखिए, अगर मैं नीति आयोग की बात करता हूँ तो नीति आयोग को बनाया गया था 1 जनवरी 2015। वर्तमान में जो नीति आयोग के जो पहले इसका नाम योजना आयोग होता था, अब नीति आयोग है। और अगर मैं बात करता हूँ नीति आयोग की, इसको 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष जो इसके थे, ये थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसके क्या थे? अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष बहुत बार पेपर में पूछ ले जाता है, क्योंकि अध्यक्ष तो हर कोई पढ़ के जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी है, उपाध्यक्ष छोड़ देते हैं। तो उपाध्यक्ष जो इसके है, इनका नाम है सुमन बेरी। क्या नाम है? सुमन बेरी। और अगर मैं बात करता हूँ इसके CEO कि भाई CEO कौन है नीति आयोग के, तो इनका नाम है BR सुब्रमण्यम। क्या नाम है? BR सुब्रमण्यम नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। इसके बाद में आज मैं ज़्यादा वीडियो बड़ी आपके बीच नहीं लाया था, एक छोटी सी वीडियो लाया था। तो अगर मैं बात करता हूँ ब्रिक्स बैंकों की, तो जो ये ब्रिक्स बैंक है, ब्रिक्स जो है एक संगठन है, BRICS। ब्रिक्स के नहीं आएगा भाई, खाली आएगा ब्रिक्स में जो है वो 5 देश है और इसको R5 के नाम से भी जाना जाता है। अब इस साल नए देश जुड़े हैं, कौन कौन से जुड़े हैं ये आप जो है आज पढ़ के जाएंगे और अगली वीडियो में मैं इसमें आपको पूछूंगा। अब जो ये ब्रिक्स देश है, इनका अपना बैंक है जिसका नाम है NDB। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया कि NDB का पूरा नाम क्या है, तो NDB का पूरा नाम है नेशनल डेवलपमेंट बैंक। ये जो है ब्रिक्स देशों का बैंक है। और इसके अलावा जैसे कि IMF भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। और IMF की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की अपनी मुद्रा है जिसका नाम है NDR। क्या नाम है? SDR सॉरी, क्या नाम है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। SDR जो है वो किसकी मुद्रा है? IMF की मुद्रा है। तो ये क्वेश्चन तो पिछले बार जो दिसंबर में टेट हुआ था उसमें पूछ लिया गया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमारा UNO है, UNO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये न्यूयॉर्क में है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ यहाँ से समझा लेता हूँ कि न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। UNO आपने पेपर में जाने से पहले अच्छे से पढ़ लेना है। मेरा ग्रुप है और मेरे ग्रुप में जो है वो मैंने क्या है, एक बुक जो है मेंशन आपको की है उसमें, और उस बुक में मैंने हर एक चीज़ आपको बताई है। उसमें UNO भी है, हर एक चीज़ है उसमें। तो उस बुक को आप अच्छे से पढ़ ले। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में तैयारी करना चाहते हो, छोटी सी बुक है वो, रोजगार विद अंकित सर आते हैं, उनकी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, आप उस बुक को भी पढ़ सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, ये अक्सर दोनों आसान क्वेश्चन है, तो इनको गलत नहीं करना है। प्लासी का युद्ध 1757 और 1764 में, बक्सर का युद्ध, और 1576 में कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन है जो पेपर में कभी पूछ लिए जाता है, ये गलत नहीं करना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत टाइम से आ रहा है, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। भैया जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, तो भारत के जो वॉइस रॉय थे इनका नाम था जेम्स फोर्ड। क्या नाम था? मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड। जेम्स फोर्ड भारत के उस टाइम वॉइस रॉय थे। और अगर मैं बात करता हूँ गोली चलाने का आदेश जो दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में, ये दिया था जनरल डायर ने। उसी प्रकार असहयोग आंदोलन भी भारत में हुआ था। असहयोग आंदोलन हुआ था, चोरा चोरी की घटना, असहयोग आंदोलन हुआ और चोरा चोरी की घटना हुई एक यूपी के गोरखपुर में, और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। कब ये चोरा चोरी की घटना हुई थी? तो ये हुई थी 5 फरवरी 1922। और इसके बाद जो है 12 मार्च को जो है ये वापस ले लिया गया था असहयोग आंदोलन। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो कि घटित हुई थी। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर जो पेपर में पूछे जाते हैं। जो भी मेरे ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़ा है यूथ अध्ययन के, वो भी जुड़ सकता है और साइकोलॉजी के नोट्स भी ले सकता है भाइयों। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें यही है। बाकी बहुत जल्द मैं शाम को एक बड़ी वीडियो, लॉन्ग वीडियो लाऊंगा। आज वैसे वीडियो सुबह आनी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं वीडियो लेके आया था कि नहीं यार कुछ कंटेंट ज़रूर बनाया जाए। और मैंने इकोनॉमिक्स पे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स के थे उनको ही मैंने बना दिया। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और हर हर महादेव के पीछे अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो इसके पीछे आप एक अच्छा सा कमेंट जो है वो डालें। जय हिंद, जय हिमाचल, हर हर महादेव।